हाय डैड्स। जब आपकी लाइफ में कोई छोटा बेबी आता है तो न्यू डैड्स के लिए फाइनेंसेस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने इमरजेंसी फंड का भी एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 5 टाइम्स आपके मंथली एक्सपेंस, मतलब अगर आपका 40,000 का खर्चा है तो आपको 2 लाख तक का इमरजेंसी फंड रेडी रखना है। इसके लिए इसी इन्वेस्टमेंट में से हम कैसे करेंगे। पिछली बार हमने ये भी डिस्कस किया था कि EMI से हमें इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि पहले EMI, फिर रेंट, फिर इन्वेस्टमेंट और बचे हुए खर्चा। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपके फाइनेंसेस होंगे उसमें हम जो 10% जो इन्वेस्ट करने वाले थे, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि 25% रेंट ऐसे करके डिवीजन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। बट इन्वेस्ट कैसे करना है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक पेपर पेन ले लेके मान लेते हैं कि हमारी सैलरी 60,000 है। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था 10 to 15% आप इन्वेस्ट करेंगे, तो 15% होता है 60,000 का 9,000, मतलब 9,000 60,000 में का जो है वो 3 फेज में डिवाइड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फेजेस। फर्स्ट है प्रोटेक्शन, सेकेंड है स्टेबिलिटी, थर्ड है ग्रोथ। प्रोटेक्शन में आपका रहेगा इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। स्टेबिलिटी में होगा आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब आप जैसे फिक्स डिपॉजिट होगी वहाँ पे आपने सेफली आपके पैसे पार्क कर दिए। तीसरा होगा ग्रोथ, जो कि होगा वेल्थ क्रिएशन, वो आपके लिए भी होगा और आपके बेबी के फ्यूचर के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम 9,000 रुपये हमें हर महीने हमें इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपकी सैलरी 60,000 है तो आपको अलग प्लान यूज़ करना है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर है तो आपका अलग प्लान है। 60,000 में आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रह के इमरजेंसी फंड पे ही फोकस करना है। तो आपको पहले 7 महीने, मतलब 9 × 7 63,000 आपको पूरा अमाउंट हर महीने एक लिक्विड फंड बोल लो या फिर कोई शॉर्ट टर्म FD बना लो। तो 9,000 आपको हर महीने 7 महीने के लिए तो 63,000 आपको सेव करना है। यही अगर आपका 1 लाख रुपीज़ का सैलरी है तो आप उसको मान लीजिए 15% की जगह आप 10% सीधे इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। मतलब 15% हुआ इसको 15,000 और उसका 10% हुआ 10,000, तो आपको 10,000 हर महीने इसमें डालना है। तो आपके बचे 5,000 से आप बाकी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैसा सेफ भी होना चाहिए और इंस्टेंटली अवेलेबल भी होना चाहिए। क्योंकि बेबी का ऐसा है कि अब कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी इमरजेंसी अचानक से आ सकती है। ये स्टार्टिंग में आपको 7 महीने के लिए बहुत बोरिंग लग सकता है, बट ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखेगा। बट ये सबसे पावरफुल फेज़ है। अगर आपने ये फेज़ अच्छे से आराम से काट लिया तो आपको बाकी फेजेस में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फेज़ 2 होगा हमारा इंश्योरेंस और इमरजेंसी, कंटिन्यू इमरजेंसी। हाँ, फेज़ 2 में जैसे मैंने बात किया था कि अब आपकी स्टेबिलिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस और कंटिन्यू इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड आपका ऑलरेडी बेस बन चुका है। अगर 60,000 सैलरी वाले हिसाब से आपका 63,000 ऑलरेडी सेव्ड है। अब आपको जो 9,000 है उसको स्प्लिट करना है। एक बनेगा इमरजेंसी फंड, एक बनेगा इंश्योरेंस। अभी आपको टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस होता है बेसिकली खुदा खास्ता अगर आपका अनटाइमली डेथ हो जाता है तो आपके बेबी और आपके फ्यूचर के लिए आपको इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस उसमें आपके बेबी को आप ऐड कर लीजिए। अगर आपके कंपनी में नहीं है तो आपको अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो इस महीने मतलब 8th मंथ से हमारा इन्वेस्टमेंट स्प्लिट हो जाएगा 6,000 3,000 और ये कंटिन्यू होगा। फिर इसमें 10th महीने तक आपका फेज़ 2 तक, आपके एंड तक आपका 90,000 रुपीज़ सेव हो जाएगा इमरजेंसी फंड में। उसके साथ आपका रिस्क कवर एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी वजह से आपका कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या लाइफ रिस्क पूरा प्लान कवर्ड रहेगा और कुछ भी डिसरप्ट नहीं होगा। अब आएगा फेज़ 3। फेज़ 3 में आपका शिफ्ट होना है आपको वेल्थ क्रिएशन की तरफ। इसमें इमरजेंसी फंड का बेस आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इंश्योरेंस कवर आपका हो चुका है। अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करेंगे वेल्थ क्रिएशन की तरफ। मान लीजिए 4,000 आपका अभी इमरजेंसी फंड में जाएगा, 3,000 आपका बाकी में जाएगा और 2,000 आप डालेंगे सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो, या फिर आप एक PPF या SIP स्टार्ट करेंगे 2,000 पर मंथ की। ये तब तक होगा जब तक आपका इमरजेंसी फंड का जो 2 लाख का है आपका, वो जैसे ही ख़त्म होगा तो आपको आपका वेल्थ क्रिएशन वाला पार्ट को बढ़ा देना है। तो मान लीजिए 12th मंथ तक आपका 1,08,000 पूरा सेव हो जाएगा इमरजेंसी फंड में। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास होगा 90,000 इमरजेंसी प्लस सेफ्टी होगा, 6 to 10,000 इंश्योरेंस होगा आपके पास,
6000 आपकी सुकन्या समृद्धि योजना या फिर पीपीएफ में इन्वेस्टेड होगी और 6000 आपका एसआईपी होगा। मेरा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले प्रोटेक्शन, फिर स्टेबिलिटी और फिर ग्रोथ, यही आपको फेज मतलब इस प्लान में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहो। हर महीने आप 9000 इन्वेस्ट करना ही करना है। तो जैसे मेरे केस में मैं हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर ही देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना बचा हुआ खर्चा उसमें से निकालता हूँ ताकि मेरा इमरजेंसी फंड बनते रहे और फिर उसके बाद फिर जो आगे करना है वो हम बाकी अमाउंट से एडजस्ट करेंगे। अब बात करते हैं जो मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस है उसके बारे में। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था पिछली बार कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डायरी पेन लेके डेली बिल्स, यूटिलिटीज़ ऐसे करके हेड करके उसमें आप डेली एक्सपेंसेस ट्रैक करें। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है, एक ऐप है हैबिट जीनियस बोल के, तो उसमें मैंने एक 70 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। उसमें जैसे मैं आपको स्क्रीन पे आपको शेयर कर रहा हूँ कि उसमें अलग अलग बजट हेड्स में मैंने ऑलरेडी हर मंथ का वो लगा दिया है। तो उससे क्या हो रहा है कि मैं जैसे जैसे स्पेंड कर रहा हूँ मैं अपने बजट हेड में से ही कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो मेरे को पता चल रहा है कि कहाँ से कितना खर्चा कहाँ से हो रहा है, तो मुझे आइडिया आ रहा है। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से 2 महीने में मेरे को आइडिया आ जाएगा कि मेरा एग्जैक्ट अमाउंट कौन से बजट में कितना जा रहा है। उसके हिसाब से मैं उसको बजट हेड्स को वापस रिवाइज़ कर दूँगा और रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं अपना एक्सपेंसेस अच्छे से ट्रैक कर पाऊँगा ताकि मेरा मैक्सिमम इन्वेस्ट हो और मिनिमम मेरा फालतू चीज़ों में खर्चा हो, ठीक है। एक और सवाल जो बाकी मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी लोग पूछ सकते हैं वो है कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। बेस्ट होगा आपको इमरजेंसी फंड के लिए किसी लिक्विड फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि लार्ज कैप हो। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी होगी तो आपका रिस्क थोड़ा कम होगा, स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसमें आप इमरजेंसी फंड का इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी एसआईपी आप अपने हिसाब से, आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है वहाँ पे कर लीजिए। अगर आप अर्ली 25 to 30s में, मुझे ये बोलना है कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक डैड हूँ जो अपनी चीज़ों से सीख रहा हूँ। मैं भी इस फेज में हूँ, तो बेबी के लिए हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अभी से अच्छे से करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इस जर्नी में मेरे साथ पार्ट ले सकें।